हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ फॉर्म 15। अगर चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो यार। अभी लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 4, जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें से हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है पहले वो पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट किस चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है? कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इन चीज़ों के कारण फ्री कंसेंट इफेक्ट होता है। अब जानते फ्री कंसेंट है क्या? फ्री कंसेंट एक इनिशियल पार्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जो सेक्शन 10 के अंदर दे रखे हैं। सेक्शन 10 के अंदर सारी चीज़ें दे रखे हैं जिससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसमें से एक पार्ट है फ्री कंसेंट, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है सेक्शन 10 के अंदर, जब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है। सेक्शन 14 हमें बताता है फ्री कंसेंट किस चीज़ों से हार्म होती है, कोज्ड किस चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है, और फ्री कंसेंट किन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, किसी को डरा धमका के कंसेंट लेना। सेकंड है अंडर इन्फ्लुएंस, किसी की कोई पार्टी डोमिनेंस में, कोई पार्टी उसके नीचे। जैसे एग्जांपल ले लो, ए और बी है। ए बी के यहाँ पे काम करता है, बी को पसंद आ गई ए की बकरी। ए उसे ज़्यादा दाम में बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा दाम में बेचेगा तो बी से नौकरी से निकाल सकता है। एक बिल्कुल डोमिनेट पार्टी हो गई, एक हो गई जो डोमिनेट हो रही है। किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस है, दबाव है। फ्रॉड, किसी चीज़ को हम फ्रॉड तरीके से बेच रहे हैं, झूठ बोल के, फॉल्स स्टेटमेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन, आप ये मान लो किसी चीज़ को हम, जो चीज़ वो है नहीं उसके बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कूलर है, ये बोले कि भैया ठंडी हवा फेंकता है। हाँ, ठंडी हवा फेंकता है, पर ये नहीं बताया कब तक ये काम करेगा कूलर। मिस्टेक इसके अंदर है कि दो तरह की मिस्टेक होती है। मिस्टेक बाय नेग्लिजेंस, जो गलती से हो गई, और मिस्टेक बाय लॉ। इसके अंदर ये पढ़ेंगे हम। पहले जान लेते क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन सेक्शन 15 के अंदर डिफाइन कर रखा है। क्वेश्चन इज कमिट, थ्रेट टू कमिट एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड और एट द लॉ डिटेनिंग और डिटेन एनी प्रॉपर्टी। इसके अंदर सेक्शन 15 ये बता रहा है कि किसी को डरा धमका के प्रॉपर्टी हासिल करना, या जो कोई भी काम हमारे आईपीसी के अंदर नहीं है, वो बैन है, उसके थ्रू हम कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी या किसी का कंसेंट हासिल कर रहे हैं, किसी को एग्रीमेंट के अंदर ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाए, तो क्वेश्चन है। सिंपल सी बात जान लो, क्वेश्चन क्या है? किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाना, और जो चीज़ आईपीसी के अंदर मना है उस चीज़ को यूज़ करके। जैसे मान लो ए और बी है, ए कह रहा है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर बी, अगर बी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसे गोली मार दे, क्योंकि उसे थ्रेट कर रहा है। आईपीसी के अंदर बैन, इसके अंदर फॉरबिडन ने मना है ये काम करना, चाहे आईपीसी के अंदर हो या ना हो, या उसे डरा धमका के कोई भी काम कराया जा रहा है तो वो क्वेश्चन के अंदर आएगा। किसी पार्टी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया जा रहा है तो क्वेश्चन इज सेट देयर द कंसेंट अ पर्सन विच कोस्ट ईदर। इसके अंदर है कि क्वेश्चन किस तरीके से हासिल करा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से होता है? कमिटिंग, थ्रेटिंग टू कमिट एनी फॉरबिडन बाय आईपीसी, कोई भी काम आईपीसी के अंदर मना है उसके थ्रू हम किसी से कंसेंट हासिल कर रहे हैं, उसे एग्रीमेंट के अंदर ला रहे हैं ज़बरदस्ती, वो क्वेश्चन का पास्ट आता है। अनलॉफुल डिटेनिंग, थ्रेटिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी ऐसी कब्जा कर ली, उसे धमकी दे रहे उसकी प्रॉपर्टी कब्जा करने की, क्योंकि हम उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं, अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। ये दो ऐसी चीज़ जहाँ पे भी मिलेगी वो
अनलॉफुल ही मानी जाएगी, वो कोर्शन के अंदर आएगी। इसके अंदर स्ट्राइक इज नॉट अ क्वेश्चन, स्ट्राइक एक क्वेश्चन नहीं है। जैसे इस केस के अंदर दे रखा है द वर्कमैन वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। वर्कमैन है जो एम्प्लॉई है, वो कहते हैं कि एक थ्रेट देते हैं कंपनी वालों को, अगर तुमने हमारा बोनस नहीं दिया तो हम कंपनी के अंदर स्ट्राइक डाल देंगे। ठीक है, चलो कंपनी ने बात मान ली कि उनको उनका बोनस दे दिया। जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने बोला कि क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी का इन्होंने कब्ज़ा नहीं है, ना इन किसी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करा, ना कोई चीज़ इन्होंने तोड़ी फोड़ी, ये धमकी दी अगर तुमने ये नहीं करो तो हम ये चीज़ का नुकसान कर देंगे, ये कर देंगे। जो चीज़ आईपीसी के अंदर है वो चीज़ इन्होंने नहीं करी, जो एक्ट आईपीसी के अंदर मना करके वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करी। ना किसी तरह की धमकी दी कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी कब्ज़ा ले लेंगे या उसे नुकसान पहुंचा देंगे। ये ऐसी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर नहीं आती है। इन इंडिया द केस ऑफ क्वेश्चन नॉट ओनली द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable under section 19, but if some money has been paid to good deliver by a party, the contract under क्वेश्चन द सेम। अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर हुई है तो सेक्शन 72 के अंदर वो रिकवरेबल हो सकती है। समझ गए? सेकेंड है अंडर इन्फ्लुएंस क्या है। सेक्शन 16 हमें ये बताता है अंडर इन्फ्लुएंस के बारे में कि अंडर वेयर रिलेशन सब्स्टिट्यूटिंग बिटवीन द पार्टी आर सच दैट वन पार्टी इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। इसके अंदर इन्फ्लुएंस के अंदर ये बोला है कि एक पार्टी है दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है उसके विल को। एक बंदा ऐसी पोजीशन पे है कि वो दूसरे का फ़ायदा उठा सकता है। जैसे वह एग्ज़ाम्पल ले लो, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। टीचर को स्टूडेंट की वॉच पसंद आ गई, उसे कम रेट में ख़रीदना चाह रहा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट उसे ज़्यादा रेट में देगा तो टीचर उसके ग्रेड कम कर सकता है कि ऐसी डोमिनेट पोजीशन में कि दूसरे की विल को दबा देता है। एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे ए और बी है। ए काम करता है बी के घर पे, ठीक है। बी को ए की बकरी पसंद आ गई, बी बाहर बेच रहा है महंगी बकरी, ठीक है। अरे ये तो एग्ज़ाम्पल दे चुका था मैं, कोई ना, दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लो। मान लो एक किसान है, ठीक है, एक लैंड लॉर्ड के यहाँ पे खेती कर रहा है, लीज पे लेके हैं। उसने गेहूँ बो रखे हैं। अगर वो वीट गेहूँ लैंड लॉर्ड को ज़्यादा रेट पे देगा तो लैंड लॉर्ड उसे अगली बार से खेत नहीं देगा। एक ऐसी पार्टी जो डोमिनेट कर रही है दूसरे की विल को, दूसरे की इच्छाओं को। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं अंडर इन्फ्लुएंस के? अ पर्सन होल्ड रियल इवन अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर पर्सन। एक बंदा ऐसी अथॉरिटी गेन करता हो या उसके पास है कि वो दूसरे की विल को मार सके या कम कर सकते हैं। और इफ़ ही इज़ द कोई एक ऐसा बंदा है कि जिम्मेदार है दूसरे से मुताबिक। जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट, द टीचर जिम्मेदार है उसके अंदर, एक और स्टूडेंट उसके मार्गदर्शनों पे चल रहा है। एक पार्टी समझदार है, एक पार्टी थोड़ी सी कम समझदार है, उनके बीच में ऐसा रिलेशन, उसे कहते हैं फेडरल रिलेशनशिप। और सेकंड है ही मेक अ कॉन्टैक्ट विद पर्सन। किसी बंदे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, वो मेंटली इनकेपेबल है, इनलेस है, वो सोच नहीं समझ सकता या उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अनसाउंड माइंड है, वो सब अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा। अब थर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड हमारा डिफाइन करके सेक्शन 17 के अंदर, अ पर्सन शुड मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट
हैविंग द नॉलेज दैट द फैक्ट आर फॉल्स। फ्रॉड के अंदर एक पर्सन को झूठी स्टेटमेंट देता है, उसे पता है जो उसके बारे में बता रहा है वो एकदम झूठ है, वो उसके फैक्ट कहीं ना कहीं तक मैच नहीं करते। जैसे एक बंदा एक किसी कस्टमर को एसी बेच रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि एसी सेकंड हैंड है, बिजली ज़्यादा खाता है, या एक गारंटी कितनी है, वो सीधा ये कहता है कि सिर्फ नया एसी है, ये सालों साल तक चलेगा, ये कम बिजली खाता है। जो भी उसने फैक्ट और स्टेटमेंट दी है सारे के सारे झूठ है। दिस शुड बी रॉन्ग इंटेंशन टू ड्राइव द अदर पार्टी। उसका इंटेंशन गलत होना चाहिए। जैसे एसी जो बेचा उसका इंटेंशन गलत है कि बस ये चाह रहा है कि इसका सामान निपटे, ये नहीं कि वो नहीं चाह रहा कि सामने वाला कितना परेशान होगा, उसे सही या फर्स्ट हैंड एसी दे दे। नहीं, उसे सेकंड हैंड दे रहा, उसे पता है उसको आगे जाके उसका नुकसान नहीं होना है। एग्जांपल ले लो, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी हॉर्स। ए को पता है कि घोड़ा अनसाउंड है, वो कुछ भी नहीं बोलता, उसे बेच देता है। मेरली साइलेंस, चुप रहना भी एक तरह का फ्रॉड हो सकता और नहीं भी हो सकता। Merely silence as the fact likely to affect the willingness of a person enter the contact is not a fraud. चुप रहना भी फ्रॉड नहीं है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो आगे देखेंगे कब नहीं है। एक केस था डेयरी वर्सेस पीक। इसके अंदर बताया गया था, फ्रॉड के बारे में समझाया गया था कैसे फ्रॉड प्रूव होता है। पहला, नोइंग होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉडर को तो पता है वो फ्रॉड ही कर रहा है। विदाउट ब्रीफ इट्स ट्रूथ, वो सामान के बारे में सच नहीं बता रहा, झूठ बता रहा है। द रेकलेस केयरलेस वेदर इज ट्रू और फॉल्स, उसे पता नहीं है जो बोल रहा है वो सच है झूठ है। इसके अंदर ऐसे ही था कि डेयरी वर्सेस पीक में जो डेयरी थे उन्होंने क्लेम कर दिया कि जो स्टीम और टेक्नोलॉजी है उनके पास ही राइट है उसको यूज़ करने का। पीक ने जाके उसके शेयर खरीद लिए। ठीक है, डेयरी को पता ही नहीं था, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उन्होंने बताया ही नहीं था कि ये राइट, ऐसा कुछ नहीं है कि ये राइट हम पे ही है कि स्टीम यूज़ करने का, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, दूसरे के पास भी राइट है। ये बात डेयरी को पता नहीं थी। पीक ने जाके कोर्ट में केस कर दिया। जब बाद में जजमेंट आया तो जजमेंट में ये बोला गया कि सामने वाले का कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं फ्रॉड का, वो उस चीज़ से अनभिज्ञ गया था, उसके बारे में पता ही नहीं था उसे। मेरली साइलेंस इज़ नॉट अ फ्रॉड। साइलेंस कब फ्रॉड नहीं है। द मेरली साइलेंस as to fact likely to affect the willingness of a person to enter the contract is not fraud unless, जब तक कोई ऐसी सर्कमस्टांसिस या ऐसे ग्राउंड्स ना बन जाए जिसके अंदर उसकी कोई ड्यूटी हो चुप रहने की। ठीक है, अगर किसी कारण वो नहीं बोल पा रहा या वो बोलने की क्षमता नहीं रखता। अब जानते हैं कब साइलेंस फ्रॉड बनता है। जब उसकी ड्यूटी है उसके बारे में बताना। वह साइलेंस डेप्रेट, उसका चुप रहना किसी बंदे को नुकसान दे सकता है। अगर उसका चुप रहना सर्कमस्टांसेस बदल दे, उसकी सिचुएशन ही बदल दे। अगर कोई बंदा कोई सामान खरीदना है मॉल के अंदर, ठीक है, उसे चाहिए कुछ, वो खरीद कुछ लेता है, ठीक है, वो चुप रहता है तो भी एक तरह का फ्रॉड ही है। कुछ हाफ ट्रूथ, आधा सच बोलना आधा झूठ बोलना, ये भी फ्रॉड के अंदर ही आएगा। फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो वहाँ सेक्शन 80 के अंदर बताता है। मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ अनट्रूथ और फॉल्स स्टेटमेंट, पूरी सच नहीं और फॉल्स स्टेटमेंट जो एक पार्टी द्वारा बनाई जाती है दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाने के लिए, वो होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में हमेशा जानना, हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट होता है फ्रॉड के अंदर, और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आधा सच और कुछ झूठी स्टेटमेंट, ऐसे कुछ इफेक्ट जिससे एक पार्टी दूसरी पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके उसे एग्रीमेंट कर ले या कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है,
मेरी misrepresentation is the false statement of truth that affect another party decide to enter contract। मिसरिप्रेजेंटेशन ये है कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द ट्रूथ, उसके बारे में झूठ बोल देना, उसके बारे में पूरा सच नहीं बताना, जो पार्टी जिस कारण वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए। मिसरिप्रेजेंटेशन कैन बी वॉइड। मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहा जाएगा, शून्य कहा जाएगा। इन सम केस कुछ ऐसे केस होते हैं जिसके अंदर पार्टी वो डैमेजेस उठा लेती है, वो फिर बन जाता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब तक उसके बारे में बोल ही नहीं रही तो फिर वैलिड ही रहेगा, अगर बोल देगा तो वॉइड बन जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन अप्लाई ओनली टू द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट। हमेशा मिसरिप्रेजेंटेशन अप्लाई होता है स्टेटमेंट के ऊपर और उसके फैक्ट्स के ऊपर, नॉट द ओपिनियन और प्रीडिक्शन। किसी के अपनी राय दे दिया और उसने कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर दिया ये होगा फलाना वो ढिमकाना, ये नहीं माना जाएगा। कितने टाइप के मिसरिप्रेजेंटेशन होता है? फ्रॉड आपको पता है, किसी को झूठा वादा करके या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस कर देना, पता है कि सामने वाले का नुकसान होगा, अपना फ़ायदा होगा, तो उसे अपने फ़ायदे के चक्कर में हम दूसरे वाले बंदे को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवा देते हैं। नेग्लिजेंस, गलती से मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं था उसे फ्रॉड करने का, बस गलती से हो गया। इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, विदाउट फॉल्ट डिस्क्राइब इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट बंदे को उस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर बंदा नया आया है, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स है, एसी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर दुकानें एसी की हैं, बंदा नया आया है, वो एसी बेच रहा है, उसे नहीं पता कि वो एसी ख़राब है या वो उसे अभी रिपेयर होके गया है, काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, उसने वो एसी बेच दिया दूसरे को, वो इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन आएगा क्योंकि उसे उसकी पिछली कंडीशन नहीं पता थी, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसके दूसरे साथ का फ्रॉड करना। जो कंपनी ने बोला था वो उसके बारे में, एसी के बारे में उसने पूरा सच बताया, कोई झूठ नहीं बताया, और उस बंदे को नहीं पता था कि वो एसी रिपेयर होके आया है, वो काम करेगा नहीं करेगा, कब तक काम कर रहा है कब तक नहीं कर रहा। उस बंदे की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके बारे में उसे पता ही नहीं था। मिस्टेक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरली डिफाइन नहीं कर रखा, बस कुछ पार्ट के अंदर हमें मिस्टेक बता रखी है। सेक्शन 20, 21, 22 जो डील करते हैं मिस्टेक के कॉन्सेप्ट से। मिस्टेक सेड टू बी अकर व्हेन द पार्टी इंटेंड टू डू वन थिंग, एरर टू डू समथिंग। कोई चीज़ गलती से हो जाती है, ठीक है, उसे नहीं पता होता। व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट अंडर द मिस्टेक, कोई पार्टी गलती से एग्रीमेंट कर लेती है, मैटर ऑफ फैक्ट इनिशियल टू द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जो फैक्ट थे, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि फैक्ट वो ही हैं या चेंज कर दिए गए, मिस्टेक से कुछ भी एरर हो जाता है, कोई भी वर्ड, कोई भी स्पेलिंग, कोई भी एक लाइन ऐसे जो गलती से लिख दी गई उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, वो मिस्टेक में आएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। इंडिया के अंदर मिस्टेक दो टाइप की होती है, द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम ये पढ़ते हैं कि व्हेन अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अराइज व्हेन वन और बोथ द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग हैव मिसअंडरस्टूड द टर्मिनेशन। कोई भी तो एक पार्टी दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन थे उसे गलत समझ लिया, ठीक है, वो सोचा था अपने फेवर में होगा, कुछ ऐसा होगा, वो जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, फिर बाद में जाके उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि उसने सही से नहीं पढ़ा था, उसने कुछ चीज़, उसको कुछ ऐसा वर्ड ऐसा समझ में आ रहा था कि जो उसके फेवर में, जब बाद में पता चला तो उसके अगेंस्ट में, तो उसने बोल दिया कि मेरी गलती से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ, तो कैंसिल हो जाएगा। सच मिस्टेक मे बी डन ड्यू टू कन्फ्यूज़न। कोई ऐसी मिस्टेक कन्फ्यूज़न के थ्रू हो गए, नेग्लिजेंस। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट करने आया था दूसरी पार्टी से, वो दूसरी
ए जाके किसी और से कांटेक्ट कर लेता है, उसे लगता है कि वही बंदा है, वो भी बंदा उससे कांटेक्ट कर लेता है, समझता है वो दूसरे बंदा है जिससे वो कांटेक्ट करने आया था। ऐसे कन्फ्यूजन, नेग्लिजेंस या कोई ये सब चीज़ें मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आती है। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर ये है, इंडिया के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आपको लॉ नहीं पता, कि आप इससे नहीं बच सकते कि मुझे ये लॉ नहीं पता तो मुझे गलती हो गई माफ़ कर दो। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो अलग बात है, अगर कोई फॉरेनर है तो उसे थोड़ी रियायत मिल जाएगी क्योंकि उस लॉ से नहीं जानता, वो बाहर का है। इंडिया के अंदर ऐसा कि कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ये आपको नहीं पता, ये हमारी गलती नहीं है, आपको इसके पनिशमेंट मिलेगी, आपको इसका फ़ाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।